नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है प्रेमपाल सिंह और आप देख रहे हैं द्रोणा द विजन यूट्यूब चैनल पर जीएस जीके की प्रैक्टिस सेट। तो हम शुरू करते हैं आज की क्लास। हम डिस्कस करते हैं इसमें सभी विषयों को शामिल करते हुए जो प्रैक्टिस सेट है, जो कि कंप्लीटली आपका पिछले सालों में पूछे गए प्रश्न पत्रों पर आधारित है। इसमें हिस्ट्री के भी क्वेश्चन होते हैं, ज्योग्राफी के भी होते हैं, इकोनॉमिक्स के भी, पॉलिटी के भी, करंट अफेयर के भी, साइंस के भी, कंप्यूटर के भी, मतलब ओवरऑल मिक्स क्वेश्चन इसमें होते हैं। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं आज की क्लास। एक बार क्लास को सभी लोग शेयर कर दें और एक और चीज, क्लास के बारे में फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कैसी रही क्लास। ठीक है, चलो पहला प्रश्न है आपके सामने। देखिए, निम्न कथनों पर विचार करना है। क्या कथन है? पहला, उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में गिद्धों की एशियन किंग प्रजाति के लिए दुनिया का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र स्थापित किया जाएगा। ये करंट अफेयर के सवाल है। तो उत्तर प्रदेश का जो महाराजगंज है उसमें गिद्धों की एशियन किंग प्रजाति के लिए दुनिया का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र स्थापित किया जाएगा। ये पहला है। दूसरा पढ़िए, एशियन किंग गिद्ध आईयूसीएन रेड लिस्ट की सूची में संकटग्रस्त या अत्यंत संकटग्रस्त के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। ठीक है, अब सत्य कथन का चयन करना है। ए सही है, बी सही है, सी सही है या डी सही है? बताइए, जल्दी से बता देंगे सभी। तो देखो भाई, सही बताना है हमें, यहां सत्य बताना है। तो ये जो उत्तर प्रदेश का महाराजगंज है, यहां पे बिल्कुल संरक्षण और प्रजनन केंद्र स्थापित किया जाएगा, ये बात बिल्कुल सही है। और दूसरा, एशियन जो किंग गिद्ध है वो आईयूसीएन रेड लिस्ट की सूची में संकटग्रस्त या अत्यंत संकटग्रस्त के अंतर्गत शामिल नहीं है, शामिल नहीं है। तो आंसर कितना हो जाएगा? पहला और दूसरा दोनों सही हैं, पहला और दूसरा। ये आईयूसीएन क्या होता है? तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये याद रखना है आपको। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, कंजर्वेशन ऑफ नेचर। देखिए, आईयूसीएन क्या है? आईयूसीएन एक रेड लिस्ट जारी करता है। आईयूसीएन एक रेड लिस्ट जारी करता है जिसमें वो प्रजातियों के बारे में बताता है कि किस प्रजाति पर कितना संकट मंडरा रहा है। मतलब कौन सी वो प्रजाति है जो लुप्त होने की कगार पर है, कौन सी वो प्रजाति है जिसकी संख्या बहुत कम हो गई है। तो इन सारी चीजों के बारे में जो हमें प्रॉपर जानकारी है वो आईयूसीएन की जो रेड लिस्ट जारी होती है उसमें वो इंडिकेट करके बताते हैं। जैसे कि अब गिद्धों की संख्या कम हो गई है, गिद्धों की संख्या कम हो गई है ना? तो ये भी आईयूसीएन की रेड लिस्ट से हमें पता लगता है। अब आपने देखा होगा क्या, जो पारसी समुदाय है, पारसी समुदाय, जो पारसी समुदाय के लोग हैं, पारसी धर्म के लोग हैं, उनके यहाँ जो अंतिम संस्कार है वो कैसे होता है पता है आपको? तो वो अभी तक अंतिम संस्कार कैसे होता आया है कि जो डेथ बॉडी को ओपनली छोड़ दिया जाता है, खुले आसमान में ओपनली छोड़ दिया जाता है। फिर गिद्ध आते हैं, उस बॉडी को खाते हैं, जितना खा लेते हैं वो, फिर उसके बाद जो बची हुई चीजें हैं उन्हें फिर दफना दिया जाता है। ऐसे होता है पारसियों में अंतिम संस्कार। जैसे रतन टाटा की अभी डेथ हुई। लेकिन अब क्या है, अब ये अंतिम संस्कार की प्रणाली को धीरे धीरे लोग बंद कर रहे हैं। कारण, क्योंकि गिद्धों की संख्या अब कम हो गई है, तो उतने गिद्ध आते ही नहीं, तो बॉडी ऐसे ही पड़ी रहती है कई दिनों तक। इसलिए रतन टाटा का जो अंतिम संस्कार है वो इस विधि से के अनुसार नहीं हुआ है। ठीक है, समझ आ गया? क्लियर? तो ये याद रखना है आपको कि जो महाराजगंज है वहां पे संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र स्थापित किया जाएगा। और दूसरा, ये सही है क्योंकि आईयूसीएन की रेड लिस्ट में जो एशियन किंग गिद्ध हैं वो संकटग्रस्त प्रजातियों में शामिल नहीं है। ठीक है भाई,
आगे। व्हाट इज द मोहर्विक डिसकंटिन्यूटी? मोहर्विक असंलग्नता, मोहर्विक असंलग्नता क्या है? बता दो भाई। पहला प्रश्न है, जियोग्राफी का प्रश्न है ये। देखो, बाउंड्री बिटवीन द क्रस्ट एंड द मेंटले, और बी है आपका बाउंड्री बिटवीन द मेंटले एंड द आउटर कोर, और तीसरा है ट्रांजिशन जोन इन द मेंटले, मेंटले में जो ट्रांजिशन जोन है, और सी बाउंड्री बिटवीन द आउटर एंड इनर कोर। तो देखो, डिसकंटिन्यूटी का मतलब क्या होता है? डिसकंटिन्यूटी का मतलब क्या होता है? जैसे ये अर्थ है, ये अर्थ है आपकी, और ये सेंटर वाला पार्ट है इसका, तो यहां ये है आपका जैसे क्रस्ट, मेंटले और कोर, ठीक है, ये दिया है क्रस्ट, मेंटले और कोर। तो जब क्रस्ट से मेंटले अलग होती है तो क्रस्ट से मेंटले को अलग करने वाली जो लाइन है उसको डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। फिर मेंटले को जो है कोर से अलग करने वाली लाइन को डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। वैसे ही जो कोर है वो दो भागों में डिवाइडेड है, इनर कोर और आउटर कोर। वैसे ही मेंटले दो भागों में डिवाइडेड है, अपर मेंटले, लोअर मेंटले। तो इनके बीच में जो लाइन है जो इन दोनों को सेपरेट करती है, अलग करती है, उसे डिसकंटिन्यूटी, असंलग्नता कहते हैं। तो ये कई प्रकार की डिसकंटिन्यूटी होती है ना। लेकिन आपसे पूछा गया है मोहर्विक डिसकंटिन्यूटी क्या है। अब मोहर्विक नाम इसलिए पड़ा है इसका क्योंकि ये साइंटिस्ट के नाम पर आधारित है जिसने इसको जो है नाम दिया। तो मोहर्विक डिसकंटिन्यूटी क्या है? ये क्रस्ट और मेंटले के बीच में, देखो यहां तक है, ये जो क्रस्ट है, एक मिनट कलर चेंज कर लेता हूं मैं। ये जो लाइन है, तो यहां देखो इस लाइन के ऊपर क्रस्ट और इस लाइन के नीचे मेंटले, तो ये क्रस्ट और मेंटले को जो आपस में अलग करती है उसे कहते हैं मोहर्विक डिसकंटिन्यूटी। क्या कहेंगे? मोहर्विक डिसकंटिन्यूटी। वैसे ही मेंटले और कोर को जो लाइन अलग करती है उसे गुटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी, और फिर इनर कोर और आउटर कोर को जो लाइन अलग करती है उसे लेहमन डिसकंटिन्यूटी, और अपर मेंटले और लोअर मेंटले को जो लाइन अलग करती है उसे रैप्टी डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। और पहला जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है उसके लिए कॉनार्ड डिसकंटिन्यूटी। तो ये याद रखना है। तो आंसर इसका हो जाएगा ए। क्रस्ट और मेंटले के बीच में जो असंलग्नता है उसे मोहर्विक असंलग्नता कहा जाता है, ठीक है भाई। आगे, नालंदा विश्वविद्यालय को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में किस वर्ष में शामिल किया गया? नालंदा विश्वविद्यालय आपको पता है, नालंदा विश्वविद्यालय को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, विश्व विरासत धरोहर में शामिल किया गया, और इसका द्वारा से पुनर्निर्माण हुआ है। अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी गए थे, है ना, तो पुनर्निर्माण हुआ है। तो यहां आपको बताना है कि जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उसको कब वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया नालंदा विश्वविद्यालय को। तो ध्यान रखेंगे आप, नालंदा विश्वविद्यालय को जो शामिल किया गया वो 2016 में शामिल किया गया। नालंदा विश्वविद्यालय को कब शामिल किया गया? 2016 में शामिल किया गया है वर्ल्ड हेरिटेज साइट, WHS, वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 2016 में शामिल किया गया है। अच्छा, ये नालंदा विश्वविद्यालय बनाया किसके द्वारा गया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय बनाया गया था कुमार गुप्त के द्वारा। कुमार गुप्त के द्वारा बनाया गया था ये 427 BC, ठीक है, ध्यान रखेंगे 427 CE, ठीक है। तो ये याद रखेंगे आप, यहां पे कुमार गुप्त का नाम याद रखेंगे, ठीक है। कुमार गुप्त और 427 यहां पे ये बनाया गया, ठीक है, याद रखेंगे आप। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हार्ड डिस्क ड्राइव? हार्ड डिस्क ड्राइव जो कंप्यूटर में होती है उसका काम क्या है? पहला, टू प्रोसेस डेटा, डेटा को प्रोसेस करना। बी, टू प्रोवाइड परमानेंट स्टोरेज, स्थायी भंडारण प्रदान करना। सी, टू डिस्प्ले ग्राफिक्स, ग्राफिक्स दिखाना। डी, टू पावर द कंप्यूटर, कंप्यूटर को पावर देना।
तो हार्ड डिस्क का काम क्या है, ये तो आसान सवाल है, बताइए हार्ड डिस्क का काम क्या है। तो बेटा हार्ड डिस्क का काम है स्टोर करने का, क्योंकि हार्ड डिस्क एक मेमोरी है। हार्ड डिस्क क्या है, हार्ड डिस्क एक मेमोरी है। हार्ड डिस्क एक मेमोरी है और वो भी परमानेंट मेमोरी है। कैसी है, परमानेंट मेमोरी। तो हार्ड डिस्क का फंक्शन क्या होगा, टू प्रोवाइड परमानेंट स्टोरेज। क्या होगा, टू प्रोवाइड परमानेंट स्टोरेज। तो बी आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे प्रमुख दिवस दिए हुए हैं आपके सामने और उनकी थीम क्या थी, है ना, दिवस और उनकी थीम। तो विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस, दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस और तीसरा है विश्व शरणार्थी दिवस। विश्व शरणार्थी दिवस। अब उपयुक्त में से कौन सा युग्म गलत है, उपयुक्त में से कौन सा युग्म गलत है, यानी कि इनके सामने जो इनकी थीम दी हुई है वो कौन सा ग्रुप मैच नहीं कर रहा है। तो तीसरा प्रश्न है आपके सामने, तो देखो भाई, विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा और रोकथाम दिवस, तो यहां पे देखो ये तो मैच कर रहा है, ये तो मैच कर रहा है। इसका थीम है भूमि के लिए एकजुट, हमारी विरासत हमारा भविष्य, ये इसकी थीम है इस दिवस की। ठीक है, अब कौन सा युग्म गलत है, तो यहां पे देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस हर किसी के स्वागत में, ये गलत है। विश्व शरणार्थी दिवस पूरा विश्व एक घर है, ये भी गलत है। ठीक है, क्लियर, याद रखेंगे। तो उपयुक्त में से कौन सा युग्म गलत है, तो बी आंसर हो जाएगा इसका, दूसरा और तीसरा। तो तीसरे का आंसर क्या हुआ, बी। क्लियर है ना, करंट अफेयर के सवाल हैं ये। आगे, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूआरएल। अब आसान सवाल है ये तो। यूआरएल का फुल फॉर्म, यूआरएल कंप्यूटर में होता है, तो यूआरएल का फुल फॉर्म क्या है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यहां पे देखो मैंने साइट का नाम दिया है आपको, जैसे ये इन्वर्टेड कॉमा लगा हुआ है ये, और यहाँ पे भी ये इन्वर्टेड कॉमा है, इसके बीच में जो पूरा लिखा है ये पूरा यूआरएल है। जैसे कि https://www.example.com, तो ये यहां से लेके यहां तक ये पूरा क्या है, यूआरएल, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अब जैसे ये www के बाद डॉट और एग्जाम्पल लिखा है, तो एग्जाम्पल की जगह और भी कोई कंपनी का नाम हो सकता है, जैसे कि ये आप कोचिंग है द्रोणा, तो द्रोणा.com भी हो सकता है ना, पर ये पूरा यूआरएल यहां से यहां तक का काउंट होगा। ठीक है, और वेबसाइट किसे कहेंगे, वेबसाइट है www.example.com, इतनी को हम वेबसाइट कहेंगे। और अगर पूरे को ओवरऑल लेते हैं तो ये आपका हो जाएगा क्या, यूआरएल। ठीक है भाई, आगे निम्न कथनों पर विचार करें। हाल ही में नॉर्वे के पूर्व प्रधानमंत्री मार्क ग्रोने को नाटो का अगला महासचिव नियुक्त किया गया है। और दूसरा, नाटो का स्थापना 4 अप्रैल 1949 को किया गया था एवं इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। अब असत्य कथन को चयन करना है आपको, आपको क्या करना है, असत्य कथन का चयन करना है। तो देखो भाई, ये तो बिल्कुल सही है कि हाल ही में जो नॉर्वे के पूर्व प्रधानमंत्री हैं मार्क ग्रोने, इनको नाटो का अगला महासचिव नियुक्त किया गया है, ये बिल्कुल सही बात है। नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को की गई थी, इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। तो यहां पे ये बताना है आपको, देखो ये बिल्कुल गलत है, चौथे का आंसर हो जाएगा आपका बी, केवल सेकंड। क्लियर, ठीक है। नाटो का फुल फॉर्म क्या हुआ है, यहां देखो ये जो नाटो दिया है, नाटो का फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। क्या है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है। आगे, व्हाट इज द टर्म ऑफ ऑफिस फॉर अ राज्यसभा मेंबर। राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल कितना होता है, तो हम जानते हैं
कि राज्यसभा एक स्थायी सदन है, राज्यसभा एक स्थायी सदन है ना, और राज्यसभा कभी भंग नहीं होता इसका मतलब, लेकिन इसके जो सदस्य हैं, इसके जो सदस्य हैं वो हर 2 साल में, हर 2 साल में 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं, सदस्य रिटायर हो जाते हैं। तो इसके बिहाफ पर राज्यसभा के जो सदस्य हैं, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना है? 6 साल। यानी कि एक व्यक्ति अगर राज्यसभा का मेंबर बन जाता है तो उसका रिटायरमेंट का नंबर 6 साल बाद आता है ना। तो ये आंसर हो जाएगा ए, 6 वर्ष। याद रखेंगे। क्लियर। राज्यसभा से संबंधित आर्टिकल कितना है? अनुच्छेद है भारतीय संविधान में आर्टिकल 80, राज्यसभा का आर्टिकल। चलो आगे। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली कैबिनेट नियुक्ति समिति द्वारा भारत के विदेश सचिव के रूप में किसकी नियुक्ति को मंजूरी दी गई है? यानी कि भारत का विदेश सचिव, भारत का फॉरेन सेक्रेटरी, इंडिया का फॉरेन सेक्रेटरी किसे बनाया गया है? बताओ भाई, इंडिया का फॉरेन सेक्रेटरी किसे बनाया गया है? तो देखो, लक्कारदेन रेगी, डॉक्टर प्रमोद कुमार मिश्रा, विक्रम मिस्री और गिरीश तंती। तो विक्रम मिस्री क्या है? विक्रम मिस्री को फॉरेन सेक्रेटरी बनाया गया है, विदेश सचिव बनाया गया है। ठीक है। ये जो विक्रम मिस्री हैं, अभी तो ये विदेश सचिव बन गए। चलो अभी तो ये क्या बन गए? भारत सरकार में विदेश सचिव। लेकिन विदेश सचिव बनने से पहले ये कहाँ थे? ये चीन में राजदूत थे। चीन में भारत के राजदूत यानी कि एम्बेसडर, है ना, इंडिया की तरफ से चीन में एम्बेसडर थे ये। ठीक है। और जाहिर सी बात है ये आईएफएस ऑफिसर हैं ये इंडियन फॉरेन सर्विस से। आगे बात करें हम, अंडर विच आर्टिकल इज द इमरजेंसी डिक्लेयर्ड इन इंडिया? पूरे भारत में आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो आर्टिकल 352 के तहत पूरे भारत में आपातकाल लगाया जाता है, जिसे राष्ट्रीय आपातकाल कहते हैं। क्या कहते हैं? राष्ट्रीय आपातकाल कहते हैं, यानी कि नेशनल इमरजेंसी। क्या कहते हैं दोस्त? नेशनल इमरजेंसी। ठीक है भाई, याद रहेगा। तो ये चीज आपको अच्छे से याद रखनी है। अब ये जो नेशनल इमरजेंसी है, तो यहां पे जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी कि मंत्री परिषद, तो मंत्री परिषद जिसका हेड कौन होता है? जिसका हेड होता है प्रधानमंत्री। तो मंत्री परिषद की सलाह पर, मंत्री परिषद की सलाह पर ये डिक्लेयर होती है। तो आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी से रिलेटेड है, और वहीं आर्टिकल 356 की बात करें तो ये स्टेट इमरजेंसी से रिलेटेड है। किससे संबंधित है? स्टेट इमरजेंसी यानी कि राज्य आपातकाल, जिसे आप राष्ट्रपति शासन भी कहते हैं। और 360 जो दिया है यहाँ पे आर्टिकल 360, वो 360 जो है फाइनेंशियल इमरजेंसी से संबंधित है। किससे संबंधित है? फाइनेंशियल इमरजेंसी, जब देश में वित्तीय आपातकाल लगता है तो उससे संबंधित है आर्टिकल 360। याद रहेगा भाई। चलो, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD द्वारा जारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहली चीज याद रखना, ये जो इंडेक्स है जिसका नाम है आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट, ये के द्वारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स 2024 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। तो छठवां प्रश्न है आपके सामने, छठवां प्रश्न है आपके सामने। ठीक है। तो यहां पे देखो, यह सूचकांक विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है। असत्य कथन का चयन करना है। तो गलत बात, गलत बात है ना। ठीक है। भारत को 0.49 रेटिंग के साथ निम्न आय वाले देश की श्रेणी में शामिल किया गया है। और तीसरा, इस सूचकांक में भारत को सिंगापुर, स्विट्जरलैंड और यूएसए से ऊपर स्थान प्राप्त हुआ है। तो छठवें का आंसर क्या होगा? छठवें का आंसर होगा भाई आपका सी, यानी कि पहला और दूसरा गलत है, पहला और दूसरा गलत है और तीसरा सही है। तो असत्य कथन बताना है तो सी आंसर
करेक्ट हो जाएगा। ठीक, आगे, विच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट इज ऑल्सो नोन एज द हाउस ऑफ एल्डर्स? वरिष्ठ नागरिकों का सदन किसे कहा जाता है? हम अच्छे से जानते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार पार्लियामेंट के 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। तो राज्यसभा को हाउस ऑफ एल्डर के नाम से भी जाना जाता है, राज्यसभा को हाउस ऑफ एल्डर के नाम से भी जाना जाता है, कहा जाता है, इसमें सीनियर लोग आते हैं, है ना। तो राज्यसभा हो जाएगा जिसे हाउस ऑफ एल्डर कहा जाता है। इसके अलावा राज्यसभा के कई नाम हैं जो आपको याद रखने हैं, कोई भी नाम पूछा जा सकता है। पहला नाम तो राज्यसभा ही हो गया, और इसको काउंसिल ऑफ स्टेट कहते हैं, काउंसिल ऑफ स्टेट कहते हैं, यानी कि राज्यों का परिषद, और इसको अपर हाउस कहते हैं, अपर हाउस भी इसे ही कहते हैं, यानी कि उच्च सदन। और तीसरा, इसको परमानेंट हाउस कहते हैं, यानी कि स्थायी सदन, परमानेंट हाउस यानी कि स्थायी सदन। ये 3 नाम भी राज्यसभा के हैं। अब अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया राज्यसभा से संबंधित आर्टिकल कौन सा है, 80। ठीक है, क्लियर? तो रिवीजन करते रहिए इसको, बिना रिवीजन के काम नहीं चलेगा। चर्चा में रहा हिमाचल वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? हिमाचल वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, बता दो भाई। तो देखो, हिमाचल वन्यजीव अभ्यारण्य जो है उत्तराखंड में स्थित है। ये जो अभ्यारण्य है हिमाचल वन्यजीव अभ्यारण्य, ये उत्तराखंड में हाल ही में न्यूज में रहा। आगे, हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर लिस्टेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो भारतीय संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं, है ना। तो ध्यान रखेंगे, जब फंडामेंटल ड्यूटी यानी कि मौलिक कर्तव्यों को पहली बार संविधान में जोड़ा गया 42वां संविधान संशोधन करके, 42वां संशोधन किया गया था 1976 में, और तब शुरुआत में 10 फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ी गई थी, लेकिन बाद में 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी 86वां संविधान संशोधन करके, 86वां संशोधन सन 2002 में करके एक और फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ दी गई। फंडामेंटल ड्यूटी का कॉन्सेप्ट हमने रूस से लिया है, और ये फंडामेंटल ड्यूटी भारतीय संविधान के भाग 4A में आती है, और आर्टिकल इससे रिलेटेड है 51A। ठीक है, और फंडामेंटल ड्यूटी को स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस देश को अपना प्रमुख गैर नाटो सहयोगी नामित किया है? हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस देश को अपना प्रमुख गैर नाटो, नॉन नाटो यानी कि नॉन नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें नहीं है, नाटो में शामिल नहीं है, तो किसे नियुक्त किया है, बता दो भाई। तो देखो भाई, दक्षिण अफ्रीका, ताइवान और मोरक्को और केन्या। तो 8वें का आंसर क्या होगा? 8वें का आंसर हो जाएगा आपका केन्या, केन्या को नियुक्त किया है। विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स? भारत में जीएसटी शुरू हुआ, भारत में वस्तु एवं सेवा कर की शुरुआत हुई, तो वस्तु एवं सेवा कर को कौन से संविधान संशोधन के द्वारा शुरू किया गया? तो एक ही है, ये ध्यान रखना, 101 रुपए का प्रसाद, 101 रुपए का सगुन, 101 रुपए का प्रसाद भारत को मिला जीएसटी के रूप में। 101 रुपए का सगुन, 101 रुपए का प्रसाद, यानी कि 101वां संविधान संशोधन 2016 में हुआ, जिसके जरिए जीएसटी की शुरुआत हो गई। निम्न कथनों पर विचार करें। हाल ही में श्रीनगर विश्व धरोहर शहर के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाला पहला भारतीय शहर बन गया है। दूसरा, वाराणसी, वारंगल और रॉक कट मंदिर विश्व धरोहर शहरों के रूप में मान्यता प्राप्त सूची में चुने गए हैं। सत्य कथन का चयन करना है आपको क्या करना है? सत्य कथन का चयन करना है। तो भाई देखो, पहला बिल्कुल सही है, पहला बिल्कुल सही है कि हाल ही में जो श्रीनगर है वो विश्व धरोहर शहर के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाला पहला भारतीय शहर बन गया है, ठीक है। दूसरा गलत है, जिसमें कहा गया है कि वाराणसी, वारंगल और रॉक कट मंदिर विश्व धरोहर इस शहरों के रूप में मान्यता प्राप्त सूची में चुने गए, ये गलत है। तो हमें सत्य बताना है, तो केवल एक सही है, तो ए आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा।
ये आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। हु हैज द पावर टू डिसॉल्व लोकसभा, लोकसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। बिल्कुल सही बात है, राष्ट्रपति जो है लोकसभा को भंग कर सकते हैं। हालांकि मंत्रिपरिषद सिफारिश करेगा तभी राष्ट्रपति भंग करेंगे, क्योंकि हर 5 साल में लोकसभा भंग तो होती है और 5 साल से पहले भी भंग हो सकती है अगर बहुमत कम हो जाए सरकार का। अगर बहुमत कम हो तो 5 साल से पहले भी भंग होती है, अदरवाइज 5 साल में तो भंग होती है, क्योंकि लोकसभा के चुनाव हर 5 साल में होते हैं। 2024 में अभी हुए हैं, अगले चुनाव 2029 में होंगे। विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। विश्व निवेश रिपोर्ट, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2024 आई, उसके संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है, फिर सत्य कथन को चुनना है, फिर सत्य कथन को चुनना है। ठीक है, तो देखो यह रिपोर्ट विश्व बैंक के द्वारा जारी की जाती है, गलत बात। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के मामले में भारत वर्ष 2022 में 8वें नंबर पर से फिसलकर 2023 में 15वें नंबर पर आ गया है। तीसरा, रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 28% से घटकर 43 बिलियन डॉलर हो गया है। हमें सत्य कथन बताना है, तो पहला गलत और तीसरा गलत, ओनली दूसरा सही है। ओनली दूसरी सही है, जिसमें बताया गया प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के मामले में भारत 2022 में 8वें स्थान पे था, लेकिन 2023 में 15वें स्थान पर आ गया है। तो कौन सा सत्य है? बी सत्य है। कौन सा सत्य है? बी सत्य है। अब इसे जारी कौन करता है? तो यूएनसीटीएडी। कौन जारी करता है? यूएनसीटीएडी। ठीक है, ये विश्व बैंक जारी नहीं करता, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। क्या है? यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ये जारी करता है वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट। कौन जारी करता है? वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, तो यही जारी करता है, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है भाई, क्लियर, याद रहेगा। चलो, तो ये हमने डिस्कस किए आज के प्रश्न। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में कुछ और प्रश्न के साथ। जुड़े रहिए हमसे, हमारे YouTube चैनल से। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्लास पसंद आए तो शेयर करें। मेरा नाम है प्रेमपाल सिंह और मैं विदा लेता हूं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।